बिगड़ते जा रहे पर्यावरण की जब बात होती है तो उसमें सिर्फ जल या वायु नहीं आता, अब उसमें जमीन भी आती है। जमीन का जो पोषण था वो खत्म हो गया है। पहले हम जमीन में उगाई हुई जो भी फसल लेते थे उसमें हमें पोषण मिलता था, लेकिन अब क्योंकि वो पोषण फसल तक ही नहीं पहुंचता है और इसलिए आप तक भी नहीं पहुंचता है, क्योंकि फसल में जो जल था वो हमने खत्म कर दिया है। और इसलिए कुछ सालों पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। पानी बहुत बरसता है लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। गुजरात के वडोदरा जैसे शहर में तो आधे घंटे में ही जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है और वो पानी बिल्कुल वेस्ट हम कर देते हैं। खासकर वडोदरा में बाढ़ आती है बार बार और फिर भी वडोदरा में पानी की किल्लत जो है बहुत ज्यादा सुनने में आती है। आप वीएनएम के दर्शक हैं और रोज देखते हैं कि मटका फोड़ प्रदर्शन वडोदरा में होता ही रहता है। वडोदरा शहर को पानी की किल्लत से कैसे निजात मिलेगी उस पर तो चर्चा हम लगातार करते ही हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्तर पर सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। क्योंकि वैसे वीएनएम का टैगलाइन तो है लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। जब लाखों लोग हमारे जैसे एक एक व्यक्ति मिलकर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तब ये जो परिवर्तन आएगा उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज स्टूडियो में खास मेहमानों को आमंत्रित किया है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को वडोदरा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश में पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। मैं बात कर रही हूं इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने घर में, अपनी सोसाइटी में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरेंद्र पाठक, ट्रस्टी है इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के और साथ ही जियोलॉजिस्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं केतन शाह जो पेशे से आर्किटेक्चर हैं और ट्रस्टी हैं, ये भी इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के। सर बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। जो पानी आसमान से बरसता है उसे जमीन में सीधा सीधा कैसे उतारा जाए। पहले तो खुद ही उतर जाता था, लेकिन अब जिस कदर हमने रोड, पेवर ब्लॉक और आरसीसी स्ट्रक्चर बना दिए हैं, अब वो पानी जमीन में नहीं जा पाता है। और इसीलिए कितना जरूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मैं ये पाठक सर से पूछना चाहूंगी, सर कितना जरूरी हो गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब हमारे लिए। पहले तो क्या था, पानी ऑटोमेटिक जमीन में चला जाता था। अब क्या हुआ, एक तो दोनों साइड पे रोड कर दिए, पानी को जाने की जगह ही नहीं है, कुछ नहीं रखा। और दूसरा क्या है कि पानी खींचते रहते हैं ज़मीन में से। जो भी पानी ज़मीन में पहले था तो पहले तालाब में से पानी लेते थे, फिर नदियों में से पानी लेते थे, फिर बाद में आया कुआं, फिर कुआं में से पानी लोग लेने लगे। इस पे बिठाए डंकी, तो डंकी से पानी उलेटने लगे। फिर बाद में कुएं में पानी ख़त्म हो गया तो अब हमने बनवाया ट्यूबवेल, और अभी ट्यूबवेल में भी पानी ख़त्म होने लगा तो हम डीपर एंड डीपर जा रहे हैं। और अभी तो 1200-1500 फीट डीप से पानी ले रहे हैं, और वो पानी भी अभी दरिया में से इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन भी हो रहा है और वो खारा भी पानी बन रहा है। फिर भी हम पानी तो चाहिए ही, तो क्या करें, पानी निकालने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पानी वो जो हम ज़मीन में से निकाल रहे हैं वो कहाँ से आता है वो हमने नहीं सोचा। ये अपने पूर्वजों ने कई सालों से ऐसे पानी खींचा नहीं। जो रेन वाटर, बारिश का पानी आता था इससे ही काम चला लेते थे। नदी थे, तालाब थे, इसमें से पानी। लेकिन अभी तो हम ट्यूबवेल बना के पानी खींचते रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, तो ये सब पानी हम ज़मीन में से लेते चले और इसीलिए ग्राउंड वाटर डिप्लॉय हो गया। अभी तो 1200-1500 फुट तक गए हैं, फिर बाद में ऐसा होगा कि वहाँ से पानी ही नहीं निकलेगा और फिर गैस और ऑयल ही निकलेगा। इतने डीप हम चले जाएंगे। तो अभी से ही जो हम सोचें कि मेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी कि वडोदरा शहर के लोगों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं डिफरेंट। एक इंडिविजुअल लेवल से लेके हेक्टर में ज़मीन अगर है तो हर एक का अलग अलग सोल्यूशन है।
तो इंडिविजुअल बिल्डिंग में अगर आपके घर में बोर है तो वो ज़्यादा कंफर्ट मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल है और आपको सिर्फ रूट करना है पानी को, जी। अगर आपका इंडिविजुअल बंगलो है तो। अगर आप अभी तो ज़्यादातर सोसाइटी में रहते हैं हम, अर्बन एरिया में और या फ्लैट में रहते हैं, तो सब टावर है, तो जो टेरेस का पानी है, मतलब दो टाइप का हम हार्वेस्ट करते हैं। एक जो है वो टेरेस का पानी जो कंपैरेटिवली अच्छा क्लीन होता है, मतलब पहली बारिश अगर जाने दिया तो बाकी का पानी आप सीधा आप फिल्टर बेसिक फिल्टरिंग करके, फिजिकल फिल्टरिंग करके आप नीचे उतार सकते हैं। दूसरा जो है सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, तो वो रोड का पानी है, मतलब रोड के अंदर है, पेव्ड एरिया में से पानी है, पार्किंग एरिया में से पानी है, जो थोड़ा गंदा रहता है क्योंकि टायर का गंदगी है या फिर कुछ भी गंदगी है, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से फिल्टर करना पड़ता है वो चीज़ के लिए। तो अगर इंडिविजुअल आप हाउस में करते हैं तो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बोर है तो आपका जो टेरेस का पानी है वहां तक आपको रूट करना है, आपको पाइपलाइन के थ्रू, जैसे नेटवर्किंग करते हैं, और वहीं से आपको ऑनलाइन एक फिल्टर लगाना है और वो पानी बेसिक फिल्टरिंग करके बाकी का सीधा आप अंदर उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। और उसका एरिया कम है, जैसे 100 स्क्वायर मीटर का या 1000 फीट का या 2000 फीट का है, तो वो ज़्यादा चौक होने का प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप सरफेस रन ऑफ का पानी का अगर आप चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा हमको, कि जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी है या फिर टावर्स है या फिर फ्लैट है, तो नॉर्मली अभी जो भी डेवलप होता है उसके अंदर ट्रिमिक्स रोड कर देते हैं वो लोग अंदर की साइड पे, मार्जिन्स में, और जो कॉमन जो एरिया है वहां पे, और सब टेरेस का जितने भी टावर है, 3 या 4 टावर, तो वो सबका पानी सीधा उस पे करके वो सीधा गेट से बाहर निकल जाता है। तो प्रॉब्लम अभी ऐसा होता है कि वो पानी नीचे नहीं उतारते तो आर्टिफिशियल फ्लड डेवलप होता है, मतलब जैसे आप फ्लैट के बाहर निकले तो कॉर्पोरेशन के टीपी रोड पे पानी हो जाएगा क्योंकि वो नीचे नहीं उतरता है, तो उसको उसके पहले ही रोक देना है। वो सबसे अच्छा तरीका है वो करने के लिए, ताकि गंदा नहीं हो पानी, कंटेमिनेशन नहीं हो। तो आपका जो सोसाइटी का गेट है वहां पे एक चैनल बनाते हैं, जैसे ट्रैप लगाते हैं, एनिमल ट्रैप लगाते हैं, ऐसे एक छोटा सा एक चैनल रहता है, तो आपका जो भी पानी इकट्ठा होकर वहीं तक आएगा, वहीं से एक चैम्बर होगा, वहीं से एक फिल्टरेशन टैंक आएगा 3 लेयर्स का, वो थोड़ा टेक्निकल है, वो मतलब वो आपको पीछे इमेज में आपको दिखने मिलेगा, और उसके बाद वो पानी को क्लीन करके एक बोर बनाते हैं उसके लिए। तो फायदा वो है कि वो सिर्फ रिचार्ज बोर और रेगुलर बोर में वो फर्क है कि अगर बहुत सारा आपके पास पानी का जत्था है तो रिचार्ज बोर के अंदर आपका स्ट्रेनर पाइप जो है वो सॉइल के स्टार्टर के हिसाब से जाता है, मतलब जैसे हम पानी जो खींचते हैं तो उसमें तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वही होल होता है, मतलब स्ट्रेनर पाइप होता है, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रेनर पाइप बढ़ जाता है क्योंकि हमको पानी को अंदर परकोलेट करना है, ऊपर से जो पानी आता है उसको परकोलेट करना है। तो जो सॉइल स्टार्टा है, जैसे सैंड है तो सैंड के अंदर आराम से पानी चला जाएगा, लेकिन जैसे क्ले रॉक है तो वो एरिया को हम फिर बंद कर देते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं। तो उसका पूरा जो सेक्शन है वो सॉइल का जो स्टार्टा है, जो बोर वाले नॉर्मली एक सॉइल सीट देते हैं, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं कि कितना हमको स्ट्रेनर पाइप लगाना है और कितना ये बंद करना है, तो फाइनली वो पानी उतर जाता है। अभी ऐसा मिथ है कि आप पानी उतारते हो तो आपको ही फायदा है, एक्चुअली वो पूरे एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो सबको रिपेलेंट करता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को इसमें फायदा मिलेगा। इसलिए अगर एक कम्युनिटी लेवल पे किया जाए, मतलब जैसे पूरी सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअल करे, इससे अच्छा है कि 40 बंगलों का सोसाइटी है या फिर टावर्स है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। जी बिल्कुल सही बात है, कितना अच्छा आइडिया है। आप सोचिए जो पानी हमारे टेरेस से, हमारे घर से, बालकनी से निकलकर बहकर बर्बाद ही होने वाला है, उससे क्यों ना हम एक इफेक्टिव रूप से ज़मीन में उतारें। और यही वडोदरा के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट के लोग, पिछले कई सालों से कार्यरत है। मैं पाठक सर के पास वापस लौटूंगी। सर, इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट जो है किस मकसद के साथ शुरू किया गया और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट में ये आइडिया हमें कैसे आया वो जो मैं बताऊं, तो दोषी साहब थे, डॉक्टर दोषी। तो डॉक्टर दोषी आँखों का ऑपरेशन करते थे मुफ्त में जी, और वो अपनी सेवा देते थे। तो उसके कैंप में हम गए तो दोषी साहब ने बोला कि हम डॉक्टर से ऐसा काम करते हैं तो आप इंजीनियर्स क्यों समाज के लिए काम नहीं करते हैं? तो दोषी साहब ने हमें आइडिया दिया और फिर हमने सोचा तो जो भी बड़ौदा में टेक्निकल पर्सन से, सिविल इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वैसे जो भी टेक्निकल पर्सन्स थे और जो समाज को अपनी सेवा देने के लिए तत्पर थे, उसका एक ग्रुप बना 1990 में। ओके, 32 ईयर्स हो गए। अच्छा, हाँ, इतना लंबा है ये। हाँ, जी जी जी। और
तब से एक काम शुरू किया। हम्म, हमारे ट्रस्ट में कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ओके, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है। हम्म, जो भी पोस्ट है सबकी इक्वल पोस्ट है, हम्म, इसमें कोई प्रमुख नहीं है, मंत्री नहीं है कि कोई खजांची नहीं है, सबको काम करना काम है। सबको काम करना है। जी, और जिसको जिसके पास जो भी टेक्निक है वो समाज को देने के लिए वो अपने खुद के पैसे से जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। ऐसा ये एक यूनिक ट्रस्ट है। आप सोचिए, हम सोचते बहुत है कि हम कुछ करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, हम हमारी सोसाइटी के लिए, हम हमारे देश के लिए कुछ करें, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या करें। अगर इस तरीके का कोई भी आप आइडियोलॉजी उठा लो और अगर सोसाइटी को यूज़फुल साबित हो तो ना सिर्फ इंडिविजुअल तौर पर पूरे राज्य को, पूरे देश को फ़ायदा होने की बात है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब तो ज़रूरत बन गया है भारत की। गुजरात में भी पानी की किल्लत हमेशा ही उठती रहती है। ऐसे में आज मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने सुना तो है कि बरसाती पानी को ज़मीन में उतारा जा सकता है, लेकिन कैसे, वो आज जानकारी ले रही हूँ। सर, इसका कोई टाइप्स भी होते हैं क्या? अलग अलग कोई मेथड होते हैं इसके, क्या होता है? जी, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जैसे पहला जो बारिश आता है वो जैसे बड़ौदा है तो एसिडिक रेन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे हमको पहला जो 2 बारिश है वो हमको बाहर निकालना पड़ेगा। वो हम नीचे नहीं तो नीचे जो कंटेमिनेशन होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूबल जो भी कंटेमिनेशन है उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो हमको ध्यान रखना है कि पहले जो 2 बारिश है उसको हम बाहर निकाल देना है, और बाकी का जो बारिश है वो बारिश हम बेसिक फिल्टरिंग, जैसे मैंने बताया कि बंगलों में है तो बेसिक फिल्ट्रेशन है, और रोड पे है तो उसका फिल्ट्रेशन का जो लेयर है उसके लिए जैसे मैंने बताया कि इसके 3 कंपोनेंट है। एक तो आपका जो टेरेस का जो डाउनटेक पाइप है उसको लूप करके नेटवर्किंग करके आपको चैम्बर के थ्रू नजदीक ले आना है। आपका जो एक रिटेंशन टैंक बनाना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो पानी है वो बोर के अंदर जो फिल्ट्रेशन टैंक है उसके साथ एम्बेड करके वो पानी नीचे चले जाएगा। अभी दूसरा, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि सिंपल ये 3 चीज़ से हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा में विश्वामित्री के वेस्ट और विश्वामित्री के ईस्ट में दोनों का जो पानी का जो एब्सॉर्प्शन है अंदर जाने के बाद वो दोनों का अलग अलग है। जैसे अगर आप वेस्ट साइड पे जाते हो, मतलब पादरा के साइड पे जितना भी जाते हो, गोत्री पादरा, वहाँ पे 40 लीटर्स पर मिनट पानी वो आराम से एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके ऑपोजिट अगर आप वाघोड़िया और आजवा में जाओगे तो 50 लीटर्स पर मिनट वो एब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल का स्टाटा ऐसा है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो प्रॉब्लम है। और दोनों वहाँ का दोनों का एनालिसिस भी होता है। इसमें प्रॉपरली हम जियोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करवाते हैं कि पानी में कितना TDS है, कितना हार्ड मिनरल्स है। तो काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर आपने 4 या 5 बार अगर पानी अंदर उतर गया तो उसका TDS भी कम होता है, क्योंकि वो फ्रेश न्यूट्रल वाटर है, pH उसका न्यूट्रल है जो ऊपर से आता है वो। तो नॉर्मली पहले तो हम ड्रिंकिंग वाटर तो वही यूज़ करते थे, मतलब बड़ा सा टैंक रहता था। जैसे आप कोई भी नागर का घर देखो या फिर कोटियाड़ वाले जो घर देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा 20,000 लीटर का या 25,000 लीटर का हमारा टंका रहता था, जिसमें लाइम का प्लास्टर किया हुआ रहता था, और सब ऊपर का पानी उसमें उतारते थे और उसको बिल्कुल सील कर रखे थे। इसको खुला नहीं रखना है। अगर आप अंडरग्राउंड टैंक करते हो तो उसमें सनलाइट या एयर दोनों नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो अलगी होगा, उसमें लील होगा। हाँ, तो वो दोनों से उसको कट ऑफ करना है। तो बिल्कुल पैक्ड चाहिए वो। तो जब भी चाहिए तो आप साइड में से लेके वो आप बोर, या पहले तो हेड पंप था तो हेड पंप से करते थे, अभी हम पंप लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने कंपैरिजन किया था कि RO और ये हम जो करते हैं तो RO में 80% वाटर ड्रेन हो जाता है। अगर बारिश के लिए आप 10,000 लीटर का अगर आप टैंक करते हो तो आपको 5 साल का वो पेबैक पीरियड, जैसे सोलार में है ऐसा सेम सिस्टम इधर है। कि आपका वो पैसा वसूल हो जाएगा और पूरी जिंदगी भर आपको बारिश का पानी, आपको जो इससे काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्योंकि बारिश का अगर आप कुकिंग में यूज करते हो, आप डे टू डे में यूज करते हो, तो वो काफी फर्क पड़ता है। तो जैसे मैं दूसरा एक कैलकुलेशंस बेसिक बताता हूँ कि मानो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का आपका टेरेस है, तो 1000 हमारा बड़ौदा का जो बारिश है वो 900 mm के करीब है, राइट। तो उसका एक फॉर्मूला है कि 100 स्क्वायर मीटर मतलब 1000 स्क्वायर फीट मतलब 100 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 900, इतना पानी आपको पर लीटर पूरे सीजन का आप हार्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट इक्वल्स टू 90,000 लीटर्स।
और वो घर के अंदर अगर 4 लोग रहते हैं और अगर एक के हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है, वो यूनिसेफ का जो स्टैंडर्ड है वो 180 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से वो लोग करते हैं। तो वो करीबन होता है आपका 1.5 लाख पूरे फैमिली का, 4 लोगों का। और उसके सामने आप 90,000 तो अंदर पानी डाल देते हो। तो ये बैंक का क्रेडिट जैसा है कि आप पानी विड्रॉल करते हो और 50% पानी आप अंदर डाल देते हो। अगर इतना भी हो जाता है तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ 50% लोड होता है। और उसके भी काफी सारे रास्ते हैं, जैसे हम जैसे फ्लश है, तो फ्लश पहले तो बहुत चलता था, अभी तो 9 लीटर्स का हो गया, 4 लीटर का हो गया। शावर के अंदर बिल्कुल इफेक्टिव पानी, सिर्फ वेपर से पानी एयर ऐड होता है, तो वो पानी का बचत अगर करो तो बिल्कुल जितना आप डालते हो इतना ही पानी आप यूज करते हो, तो 0-0 हो जाता है। जी। पीएनएम टीवी आपको पता ही है 25 साल पूरे करने जा रहा है, और पीएनएम ने 25 सालों में यही कोशिश की है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का पर्यावरण बचाए। और ये बहुत अच्छा आइडिया है अपने हिस्से का पर्यावरण बचाने का। एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा आपने घर पे सोलर पैनल तो लगा ही रखे हैं, क्योंकि अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं, कुछ ऐसा ही है। वन टाइम आपका खर्च है, शायद उसका मेंटेनेंस आता होगा, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। और वडोदरा में ये काम पिछले कई सालों से इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। सर, बहुत सारी सोसाइटियों में आपने ये सिस्टम लगवाई हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल इतने सालों का? जब लोगों को समझाने जाते हैं, लोग कितना समझ पाते हैं और कितना कोशिश करते हैं कि हम भी इसमें जुड़ें? वैसे बड़ौदा में कई सारे लोग हैं, वो सामने से आते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है जी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन लोगों को करना है, लेकिन इसमें 2 बात है। एक तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड में करना है, अंडरग्राउंड करना है, एबाव ग्राउंड करना है। ये 2 टाइप है। एबाव ग्राउंड में आप हार्वेस्ट करते हैं तो सब केतन भाई ने बताया, वैसे पानी पीने के लायक आपका सारा साल के लिए, पूरी साल के लिए आप पीने के लिए, आपका खुद का पीने के लिए पानी हार्वेस्ट कर सकते हैं टंकी में, और वो पानी आप साल भर पीते रहो। ये एक है एबाव ग्राउंड, और दूसरा है बिलो ग्राउंड। तो कई लोगों के पास ट्यूबवेल है और कई लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं है। तो इन लोगों को हम समझाते हैं कि आप साल भर के लिए ये बारिश का पानी पियो और आपकी सेहत अच्छी रखो। और दूसरा, जिसके पास ट्यूबवेल है वो लोग को बताते हैं कि पहले आप टंकी में भर लो, फिर बाद में जो ओवरफ्लो होता है वो आप ट्यूबवेल में डाल दो, और इससे आपका ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। दूसरा कि आपकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो अभी तो लोग समझने लगे। पहले तो हमने ट्रक में एक मॉडल बनवाया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वर्किंग मॉडल, और लोगों को समझाते और वर्किंग मॉडल ले जाके सोसाइटियों में हम घूमते थे और बताते थे कि देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ईजी है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजीली आप घर बैठे एक प्लम्बर को लाके करा सकते हैं। और यही समझाने के लिए मॉडल बनाया था, और हम सोसाइटी में पहले ट्रक लेके घूमते थे, फिर बाद में जब लोगों को हुआ कि नहीं ऐसा करना चाहिए और ये है, तो अभी लोग आते हैं। फिर भी लोगों में एक डर है कि मैं पैसा खर्चूंगा और उसका फायदा किसको मिलेगा? आजू बाजू वालों को नहीं मिलना चाहिए। ये इंडियन मेंटालिटी है कि मुझे मिले, पड़ोसी को ना मिले। तो हम कहते हैं कि भाई कुदरत ने जो पानी पहले दिया था ये सबके लिए देते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको भी समझना चाहिए कि मैं वैसे तो दान नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पानी का दान ऐसे अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में पानी छोड़ के मैं करूँ और ये लोगों का आशीर्वाद लूँ। ऐसा समझाते हैं हम कि भाई आपको पानी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, आपके पड़ोसी को भी मिलेगा, या तो यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो पानी चला गया आपका, तो वहाँ का लोगों को भी मिलेगा और उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ऐसा हम उन लोगों को समझाते हैं। एक तरह से सामाजिक सेवा है ये, कि हम सोचते हैं कि कुछ करें लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है कि हम कंट्रीब्यूट कर सके हमारे लिए। मैं और आगे बढ़ना चाहूँगी। जब बात हो रही है कि इस तरीके का एक प्लांट लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आती है कि पैसा कितना लगेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात होती है। तो किदन भाई, क्या कॉस्ट आती है अगर हम इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेना चाहें, अगर एक सोसाइटी में या इंडिविजुअल रूप में? जी, जैसे इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो
मानो कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस है, जी। तो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि उनकी जो पाइप जो नीचे उतरती है, जो डाउनटेक पाइप जिसको बोलते हैं, वो कौन सी साइड पे है। नॉर्मली बिल्डर जो अगर रेडीमेड लिया है तो चारों साइड पे लगा देगा, तो सबको लूप करके एक जगह पे ले आना है, आपके जहाँ पे बोर है वहां पे। तो वो हर एक साइड का अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा वेरिएबल रहता है। लेकिन अगर 1000 स्क्वायर फीट का है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 5-7 हजार रुपए में हो जाता है वो, मतलब वो पाइप और लेबर का वो जो करते हैं। फिर एक ऑनलाइन फिल्टर आता है। वो ऑनलाइन फिल्टर के लिए दो बातें, जो अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन फिल्टर मिलते हैं अमेजोन पे, तो वो भी इफेक्टिव है। उस पे से हम, क्योंकि काफी साल से हम इसमें है, तो हमने उस पे जुगाड़ करके भी हमने एक बहुत सस्ता इकोनॉमिकल फिल्टर बनाया है। सिर्फ पाइप को कॉम्बिनेशन करके वो जो है, तो वो एक्चुअली हम लाए नहीं है, लेकिन वो जो है वो करीबन जैसे मार्केट के अंदर अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का अगर टेरेस है तो 5000 से 6000 रुपये के बीच रेडीमेड मिलता है। वही चीज़ हम 800 से 1000 रुपये के अंदर हम वो ऑनलाइन फिल्टर हम उनको गाइड करके प्लम्बर को बना सकते हैं। वो प्लम्बर ही बना सकता है। सिर्फ हमको वो मालूम है कि कैसे उसको गंदगी को निकालना है, उसको सेपरेट कैसे करना है, तो वो समझ के हमने वो काम किया है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर बोर है अगर, तो आपको सिर्फ ये प्लम्बिंग का जब वहां तक ले जाने के लिए, रूट करने के लिए और ऑनलाइन फिल्टर का जो खर्चा होगा वो करीबन 10 से 15 हजार रुपया होगा अगर आपके पास बोर है तो। अगर बोर नहीं है तो बोर का रफली अभी जो प्राइस चलता है, तो करीबन अगर मानो कि 100 फीट का बोर करते हैं तो 70 से 80,000 के बीच में आपका बोर का खर्चा होता है, जो स्टेनर पाइप के साथ मैंने रिचार्ज बोल जिसको बोलते हैं। और वो बोर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पानी उतार सकते हो, आप पानी उसमें से विड्रॉल भी कर सकते हो। दोनों है। अगर आपके पास बोर नहीं है और अगर पानी, कॉर्पोरेशन का पानी डे बाय डे बड़ौदा में कम हो रहा है क्योंकि सोसाइटी डेंसिटी बढ़ रही है, तो पानी पहले आधा घंटा आता था, अभी 10 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है। तो अगर आपका बोर है तो आपके पास एक सेकंड सोर्स है, तो आप उतार भी सकते हैं और उसमें से जब भी चाहिए तब आप विड्रॉल भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही ध्यान रखना है कि आपको फिल्टर इसलिए करना है, तो ये टेरेस के पानी के लिए सब सही है। अगर रोड का पानी इसमें नहीं ले सकते क्योंकि वो चॉकअप कर लेगा, क्योंकि जो होल्स है गंदगी भी जाएगी और वो चॉकअप कर लेगा साइड के अंदर, वो जो है, तो उसके लिए अलग सोल्यूशन है। तो ये मैंने बताया कि वो अगर आप करते हो तो 75 to 80,000 के करीब होगा अगर बोर नहीं है तो। हाँ, दूसरा ये जो बात करो मैं 400 लीटर्स पर, ज्यादातर बिल्डिंग्स में बोर होते हैं क्योंकि खाली कॉर्पोरेशन से पानी नहीं चलता है। जी, तो कम्युनिटी लेवल पे तो ये सही है जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें भी दो चीज है। जैसे मानो कि आप गोत्री साइड पे है, वेस्ट ऑफ योर विश्वामित्री, तो वहां पे आपको रिटेंशन टैंक की जरूरत नहीं है बीच में पानी, क्योंकि ऐसा होता है कि बारिश का पानी तो बहुत 2 इंच एक घंटे के अंदर आ जाता है, इतना फास्ट नीचे पेनेट्रेट नहीं होता है, तो उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। तो पानी कहाँ होल्ड होता है, तो जो उसका जो बार है, मतलब जो बोर है, तो बोर के अंदर जो पानी रहेगा, प्लस उसको तो अगर 400 लीटर पर मिनट हो जाता है तो अपने आप वो फटाफट खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप आजवा वागोड़िया साइड पे ईस्ट ऑफ योर विश्वामित्री, वहां पे आपको थोड़ा सा रिटेंशन टैंक बनाना पड़ेगा 3 से 4 हजार लीटर का, ताकि पानी उसमें रहे और फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। हाँ, तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस है। और इसमें कुछ, हाँ, और फ्लैट और अगर आपके टावर्स है तो उसमें कॉस्टिंग कम आता है क्योंकि उसमें बोर भी है आपके पास। तो मैं तो एक एक्स्ट्रा बोर की भी सजेस्ट करूंगा, ताकि इमरजेंसी में एक बोर अगर ड्राई होता है तो दूसरा बोर काम लगेगा। बिल्कुल। तो वो पानी जो है वो मैंने जैसे बताया कि गेट के आगे आप एक एनिमल ट्रैप जैसा एक चैनल बना दो, ड्रेन चैनल, सिर्फ इतना 1 फीट विड्थ में आएगा और 1 फीट कितना रहेगा, उसको रूट करके एक चैम्बर में ले जाओ। और फिर एक मैं जैसे बताऊँ फिल्ट्रेशन टैंक अभी मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल है, या फिर आप बना भी सकते हो। उसका फंडामेंटल्स ऐसा है कि आपको कोर्स सैंड लेना है, मतलब फिल्टर मीडिया में, और एक जॉनसन का स्क्रीन आता है 700 माइक्रोन का, ताकि उसमें पानी के सिवा अंदर कुछ जा न सके। तो वो लगाने के बाद आप उसमें करेंगे तो वो 3 लेयर्स है, तो उसमें पानी रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा। बिल्कुल। अब कुछ सवाल मेरे मन में और आ रहे हैं कि अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो बता रहे हैं उस तरीके से लगा तो सकते हैं, पर क्या उसमें फिर प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है? सर ये बताइए, कुछ प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है फिर? हाँ, इसमें प्रिकॉशन मान लो कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफटॉप का किया जी, तो पहले बारिश आने से पहले जैसे प्री मानसून एक्टिविटी चलती है, वैसे ही आपको आपका जो टेरेस है वो कंप्लीट क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ जो भी गंदगी पड़ी होती है वो उसको साफ करना है जी। तो ये बारिश आने से पहले अपना जो टेरेस है ये कम्प्लीटली क्लीन करना, साफ होना चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। पहले 2 बारिश का पानी टेरेस का
वो वॉश आउट के लिए फ्लश आउट करना चाहिए, जी तो बाहर छोड़ देना चाहिए उसको। फिल्टर में नहीं, फिल्टर होके बोर में नहीं डालना है, क्योंकि एसिड रेन भी होता है और दूसरी ये गंदगी भी होती है। जी इसलिए पहला 2 बारिश का पानी बोर में नहीं डालना है। इसके बाद में हर साल मान लो कि आपने कम्युनिटी बेस पे फिल्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया, तो इसकी जो रिटेंशन टैंक है, रिटेंशन टैंक प्लस इसमें जो फिल्टर मीडिया है, वो फिल्टर मीडिया हमेशा साफ करना रहता है। जी जो नहीं साफ करेंगे तो दूसरे बार इसमें ये आपको काम नहीं लगेगा। ओके तो ये प्रिकॉशंस खास जरूरी। जी, मानसून आने वाला है और हम सोच सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करें, हमारे लिए तो फायदा है ही। आसपास का भूगर्भ जल जब बेहतर होगा तो जो लिविंग है, पर्यावरण है, प्रकृति है, सबको एक बेहतर एटमॉस्फेयर मिल पाएगा और ये ज़रूरत बनता जा रहा है। कुछ आखिरी सवाल के साथ मैं पूरा करूंगी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे वडोदरा शहर के लोगों को? आप इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट की ओर से तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, आज वडोदरा शहर और वीएनएम के जरिए ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कह रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, तो क्या संदेश जाएगा आपका लोगों को? जी, ये एक्चुअली कम्युनिटी मूवमेंट है। इंडिविजुअल तो सबको मालूम है, बहुत सारा ज्ञान तो बहुत है सबको, लेकिन जो जहाँ मुश्किल आती है वो एक पैसे की मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी लेवल पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप सोसाइटी या फिर फ्लैट के लिए करते हो तो पर हेड आपका 7 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं बेस्ट सिस्टम भी करूँ कि कभी चौक नहीं हो, या एकदम बेस्ट मीडिया यूज़ करूँ, एकदम जो टेक्नोलॉजी जैसे स्पेसिफिकेशन ऐसे भी मैं करूँ, तो अभी आपका पर हेड 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जैसे हम सोलार के लिए, जैसे हमारा मूवमेंट अभी चल रहा है और लोग सेल्फ कन्विंस्ड है, वैसा मुझे लगता है अभी इसका टाइम नहीं आया है। एक लेवल होगा जब पूरा सिस्टम ब्रेक होगा, जब पानी मीटर लगेगा, तब मुझे लगता है कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा। अब इस पर फिर सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही है लोगों की, राइट? सब्सिडी ऐसा कुछ जैसे सोलर नहीं है, तो वो भी अगर करे तो भी अच्छा है। और जैसे हम नया बिल्डिंग जब हम उसको पास करवाते हैं तब कंपलसरी है जी। जैसे आप कहीं पे भी करो तो आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, लेकिन अभी वो सब पेपर शो है, एक्चुअली कोई करता नहीं है वहां से, क्योंकि उनको तो सिर्फ पासिंग, उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो करते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली वर्क नहीं हो रहा है। तो जब इसका डिमांड आएगा, जब उसके पे पैसे लगेंगे, तब मुझे लगता है कि वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे अभी सोलार का लाइट बिल जब बढ़ रहा है तो अपने आप सोलार इन हो गया, तो ये सेल्फ कन्विंसिंग है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना चाहता है तो क्या कर सकता है, कैसे संपर्क हो सकता है, कौन करता है ये काम? हमने काफ़ी प्लम्बर की एजेंसीज को भी हमने ट्रेन किया है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने वो फिल्टर्स भी बनाए हैं, तो इंजीनियरिंग सेवा ट्रस्ट को वो कर सकते हैं कांटेक्ट, और उनको हम टेक्निकल गाइडेंस देंगे। सर, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हमारे दर्शकों को मिल सके? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9825421722। चलिए, स्क्रीन पर भी मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वडोदरा के लिए तो शायद बहुत बड़ी ज़रूरत है ये, क्योंकि बाढ़ का पानी जब आता है आधे घंटे में वडोदरा टेंशन में हो जाता है, वडोदरा डूब जाता है आधे घंटे की बारिश में, और वो जो पानी है वो कुछ ही घंटों में तीतर बीतर हो जाता है। और वो ही पानी अगर हम ज़मीन में उतारें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पानी की किल्लत वडोदरा सालों से नहीं सुलझा पा रहा है। ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग खुद के हिस्से का काम खुद ही कर लें, ऐसा है अब, तो ज़रूर सोचिए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम इसलिए देखना है क्योंकि हम यहाँ वही बातें करते हैं जो सीधी सीधी आप से जुड़ी है और आपको फायदा पहुंचा सकती है। वीएनएम के यूट्यूब चैनल पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर कीजिए इस टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। टेलीहंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા, અને આ ઈર્ષ્યાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। जून महीने में तीसरे रविवार को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे। वैसे फादर्स डे के लिए एक दिन कम पड़ेगा क्योंकि ये तो रोज़ ही मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज का दिन कंट्रीब्यूट किया जाता है फादर्स के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जितने भी कर्तव्य वो निभाते हैं पूरे साल, उसे एक दिन का मौका दिया है रिकग्नाइज करने के लिए। लेकिन एक दिन कम है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो फादर्स हमें देख रहे हैं, VNM TV परिवार की ओर से आप सभी को वेरी हैप्पी इंटरनेशनल फादर्स डे। और आज ऐसे ही बहुत अमेजिंग, बहुत ही एक्टिव फादर से मुलाकात करेंगे। इनकी जो जर्नी है एज अ फादर, उससे हम आज रूबरू होएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, मिस्टर मिथुन रोडविटिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिथुन सर को आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए छोटा सा एक वेलकम ज़रूर मैं उनके लिए करना चाहूँगी। सर एक्टर हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये फिटनेस फैनेटिक भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि ड्रीमर भी हैं। आजकल की दुनिया में शायद हम ड्रीम्स के बारे में जब बात करते हैं तो सिर्फ बात ही करते हैं, कभी उसे मेंशन नहीं करते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल मुझे आपका ये कैप्शन वहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। जब आपको पता चला कि आप पिता के किरदार में आने वाले हैं, आप यू आर गोइंग टू बी अ फादर, तो क्या फीलिंग थी आपकी उस समय? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश था और इसकी वजह एक्चुअली काफ़ी फ़नी है। मैं आई थिंक जब 17-18 साल का था तब से मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं फ़ादर बन पाऊँ। ऑफ कोर्स यकीनन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं कि हम चाहते हैं, बट आई न्यू दैट द टाइम वुड कम एंड द टाइम वुड बी राइट जब मैं ये चॉइस करूँ। सो जब पता चला तो बेहद खुशी हुई। एब्सोल्युटली। फादर का जो रोल है ये बहुत स्पेशल तो है ही फैमिली में, लेकिन जब इंसान फादर बनते हैं या पिता का भूमिका निभाने का जब अवसर मिलता है तो वो और भी स्पेशल बन जाता है। सर, आपने कहा, मैंने आपका जस्ट रिसेंटली आपका पॉडकास्ट मैं सुन रही थी, तो आपने कहा कि मैं एक हैंड्स ऑन फादर हूँ। बिल्कुल। क्या बताएंगे उसके बारे में, अगर आपको डिस्क्राइब करना है? क्योंकि आपने ये भी कहा कि आपने बाय चॉइस ये सिलेक्ट किया कि आप अपने बेटे का ध्यान रखेंगे और आपको खुशी होती है जब आप कहते हैं कि आप एक होम मेकर हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं। आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक पहली बात तो मैं बहुत खुश था जब मैं फ़ादर बना, बट साथ साथ में मेरा ये मानना है कि वी ब्रिंग आवर चिल्ड्रन इनटू दिस वर्ल्ड एंड ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड मेरा ये मानना है कि इट इज़ अ कलेक्टिव, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द मदर दैट प्लेज दैट रोल,
बाप का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। एंड मेरे लिए मैं ऑलवेज ये चाहता था कि आई कंट्रीब्यूट इन अ वे। हम चाहते हैं वो बॉन्ड हो हमारे बेटे या बेटी के साथ, मगर उस बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं। करेक्ट। और यहाँ पर आई थिंक वो मेरे लिए मेरा रास्ता था कि मैं किस तरह का बॉन्ड चाहता हूँ अपने बच्चे के साथ। तो ये दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द वेरी की थिंग्स दैट हेल्प्ड मी टू बी एबल टू हैव दैट रोल दैट आई प्लेड। राइट। लेकिन आज भी जब हम बात करते हैं हमारे हिंदू सोसाइटी के, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज भी वो पेट्रियार्कल सिस्टम दिमाग में काफ़ी लोगों के चलता है। आज भी अगर हम बात करें तो ऐसे ही होता है कि पापा का काम है सिर्फ बाहर जाना, जॉब करना, पैसे कमाना, पैसे कमा के घर आना, और मदर का काम है कि वो बच्चे को बड़ा करे और उसे अच्छी शिक्षा दे, अच्छा इंसान बनाए। जब आपने सोचा कि ये रोल आप निभाएंगे, जो मदर निभाती है वो आप निभाने वाले हैं, क्या आपने कुछ अनहेल्दी माइंडसेट फेस किया हो या लोगों ने डिसएग्रीमेंट बताया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, आई थिंक पहली बात तो आई थिंक मैं होप करता हूँ कि आई थिंक ये माइंडसेट बदल रहा है और बदल चुका है। मेरी वाइफ एक इक्वल कंट्रीब्यूटर थी इस रिलेशनशिप में विद ब्रिंगिंग अप आवर चाइल्ड, बट मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये थी कि हर चीज़, चाहे वो जब छोटा था और डायपर चेंज हो, या उसे वो कॉलिकी था और उसे अपने कंधे पर लेके रात को घुमाना हो, मैं चाहता था वो मैं सब करूं, और ऐसी कोई भी स्थिति में अपने आप को ना पाऊं जहां मैं सोच पाऊं कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई बी डूइंग राइट नाउ, ये ऐसा कर रहा है, हाउ शुड आई रिएक्ट। एंड आई वांटेड टू ट्राई टू बी द बेस्ट फादर आई कुड बी, एटलीस्ट ये मेरी खुद की तमन्ना थी। एंड आज भी बहुत फ़नी है, मुझसे जो यंगर हैं, दे हैव बिकम पेरेंट्स, एंड मुझे फ़ोन्स आएंगे, यार ये हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे खुशी होती है बिकॉज मुझे उन सारी चीज़ों के मेरे पास जवाब हैं, राइट, बिकॉज आई proactively played a role. करेक्ट। And my wife is a beautiful person in understanding कि मेरी वो ख्वाहिश थी, and she allowed me also to be able to do that with her. So Right. yeah. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक, क्योंकि एज अ हस्बैंड वाइफ आप ये समझें और एक दूसरे को स्पेस दें, बिल्कुल। और उसके पीछे का अगर रीज़न पता हो कि क्यों करना चाहते हैं तो सपोर्ट करना बहुत सही है। एंड सर का अपने बेटे के साथ का रिलेशन, उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्पेशल है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों मिलकर करने की इच्छा रखते हैं दिन में, अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो? आई थिंक मेरी ऑलवेज कोशिश रही है कि हर बच्चे की ख्वाहिशें होती है, और उसका ये है कि पहली बात तो समय मिले उसे मेरे साथ, सो वो समय मिल पाना जब उसे चाहिए कि वो समय उसका हो। दूसरा है उसे स्पोर्ट्स मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है, सो हमारा रोज़ 365 डेज़ ऑफ द ईयर 1 घंटा खेल कूद में जाता है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो किसी प्रकार का खेल कूद हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी एक्सपेंड होनी चाहिए। True. और वो एक समय है जब मैं बाप नहीं होता हूँ, देन वी आर इक्वल्स, सो वो तब चिल्ला पाता है, वो मुझसे झगड़ा कर पाता है, वो बोल पाता है नहीं तो अब चीटिंग कर रहे हो ये वो, और मैं बाप के दौर पर रिएक्ट नहीं करता, राइट, आई रिएक्ट एज अ फ्रेंड इन दैट मोमेंट। सो आई थिंक ये रिलीज भी आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, because otherwise you are always the disciplinarian, always the father, and you can never have that even playing ground. So वो 1 घंटा और उसका वो पूरा फायदा उठाता है। और उसे शायद उसे पता भी होगा कि इस समय पापा नहीं है, मेरे फ्रेंड हैं। हाँ, तो हाँ, एंड यू नो आई थिंक अगेन हमारी ऑलवेज एक होती है कि हम हर चीज़ का एक कैटेगरी या वर्ड ढूंढे। बात सिर्फ ये नहीं कि मैं तब दोस्त हूँ, बट मैं भी एक बच्चा हूँ उस वक्त, मैं भी उसी के साथ खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, यू नो, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आउट है, और वो कह रहा है नहीं आउट नहीं है, एंड यू नो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज फॉर हिम इट्स लाइक वाओ, यू नो, सो वंडरफुल। सर ये बहुत ही आई मीन हंसी वाली बात है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जब बच्चों को अक्सर चोट लगती है तो हमेशा गिरते हैं तो पहला जो शब्द निकलता है वो माँ ऐसे निकलता है, आपके केस में क्या होता है? मेरी आंखों में आंसू और मेरी वाइफ मुझे कह रही है रिलैक्स, इट्स नथिंग। So yeah. But then when he gets, I mean, ऐसा कोई सिचुएशन होती है जब उसे सही में चोट लगती है तो सबसे पहले किसके पास आता है, पापा के पास या मम्मा के पास? नहीं, आई थिंक दोनों के पास। दोनों के हाँ, पास? it's like you know अक्सर
when जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो we always see this ना, लोग कहते हैं किसकी तरह दिखता है, एंड वी ऑलवेज से वो उसकी तरह दिखता है, ही लुक्स लाइक हिमसेल्फ, या फिर हम कहते हैं नहीं दोनों की तरह, बिकॉज आई थिंक इवन ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ जो निकलता है, जो बच्चा सुन भी रहा है, उससे वो उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है. एंड आई थिंक मेरी वाइफ और मेरा ये बहुत ही डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, दैट हमारे बेटे की चॉइसेस उसकी होंगी, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे वो दुनिया दिखा पाएँ विदाउट एनी बायसेस, यू नो, बिकॉज इवन फॉर आवरसेल्व्स, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी बिकम नॉलेजेबल, साथ साथ में हमारे ओपिनियंस होते हैं, वो हमारे हैं, हम उसे उसके नहीं बना सकते, उसका ओपिनियन खुद बनेगा, हमें सारे रास्ते दिखाने हैं. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. और आई थिंक ये अब नीड ऑफ द आवर भी है, बहुत ज़रूरी क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आई मीन कंपटीशन तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन दिनचर्या में अगर हम उनके लिए इतनी सी भी जगह थोड़ी सी खोल देते हैं और ये कहते हैं कि इसमें आप फ्री हैं, आप जो करना चाहें, जो बोलना चाहें, जैसे बैठना चाहें आप कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिल्कुल. एक और बात सर कि अब डिजिटल जो है माध्यम वो इतना कॉमन हो गया है, और कोविड के बाद लोगों के घर में जो फोन्स का यूज़ है, टीवी स्क्रीन्स हैं, टैब्स है, वो सब इतने ज़्यादा हो गए बच्चों के साथ. ऐसे समय में आप ऐसे फादर हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना रखना चाहिए. क्यों आपकी ये सोच है सर, और आप इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, अगर आप बताएं? आई थिंक आपने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी, हमें ऑफ कोर्स समय के साथ चलना पड़ता है. आज स्कूल्स में भी टैब्स आ जाते हैं आफ्टर पर्टिकुलर क्लास, बट हमारा सोचना, मेरे और मेरी वाइफ का ये सोचना है कि बच्चों को बच्चे रहना बहुत ज़रूरी है. एंड यू राइट, आज बच्चों के पास मोबाइल्स है, टैब्स हैं, बट फॉर अस वी फील कि हम जहाँ तक हो सके, इवन स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल, उनको टीवी देखना पसंद है, उनके वो आता है घर पे, कहते हैं मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, सो हर चीज़ को थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू वांट टू ट्राई एंड ऑल्सो शो देम डिफरेंट एवेन्यूज़ जहाँ पर अभी भी वो मज़े कर पाएँ. You know, which is whether it's with your toys, whether it's with reading. So, for example, you know, मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा इसमें you know, she's been extremely amazing. मेरे बेटे को पढ़ना बहुत पसंद है, वो किताबें पढ़ता है, और वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो शायद kids his age at this moment are not reading. Right. But that is because rows, it has become a bit of a habit. And as a parent, as a father, मेरा ये मानना है एक रूटीन बहुत ज़रूरी है. एक स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह ये है कि लाइफ में आगे आपके साथ, मेरे साथ, वी हैव अ रूटीन, और अगर बच्चा ये जल्द सीख पाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज देन देयर इज अ स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी. वेरी ट्रू. ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम किसी भी चीज़ में, इफ़ यू थिंक वी लैक कंसिस्टेंसी, उस चीज़ को रोज़ कर पाना. बिल्कुल. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वेरी ट्रू. आई थिंक आपने पेरेंटिंग की बहुत सारी बातें कर ली इसमें. बहुत राइटली सर ने कहा, और जहां हम भी हमेशा कहते आए हैं, जितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं आज तक एजुकेशन के टॉपिक्स को लेके, हमेशा ये बात पे एम्फेसिस किया है कि बच्चों को किसी भी चीज़ का, अगर आपको किसी चीज़ की आदत डालनी है और अच्छी आदत डालनी है, जैसे आपने रीडिंग का एग्जाम्पल दिया, तो उसे कंसिस्टेंटली आपको करना है बच्चों के साथ, और सिर्फ बोलना नहीं है. आपको खुद को भी उसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे जब जो देखते हैं वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स बीइंग द फर्स्ट रोल मॉडल्स, आई थिंक बच्चा हमेशा वही करने की कोशिश करता है जो आप पेरेंट करते हैं. हमारी परछाई है वो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, और बहुत राइटली सर ने बताया. और देखिए सर किसी भी एजुकेशन फील्ड से काम नहीं है, एज अ फादर वो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये है कि आपको कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट. खुद से ख्वाहिश होनी बहुत ज़रूरी है. मैं इसे सिर्फ अपना रोल या ड्यूटी नहीं मानता जी, ये मेरे अंदर से आता है. मैं वैसा बाप नहीं हूँ जो अगर अचानक से मेरी बीवी मुझे कह दे कि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, और मैं कहूँ अरे अब मुझे ये संभालना पड़ेगा. नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. करेक्ट. आई एम वेरी हैप्पी टू टेक ऑन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ये मेरे लिए अंदर से आती हैं,
एंड जब अंदर से आती है तो उसका मज़ा भी कुछ और ही होता है, और उसी की वजह से वो बॉन्ड बनता है। वेरी ट्रू, बहुत सही आपने बताया। और कई बार अक्सर फैमिलीज में ये भी देखना बड़ा कॉमन सिचुएशन हो जाती है, जब फादर्स नॉर्मली ऑफिस से बाहर मतलब घर में एंटर होते हैं तो बच्चे क्योंकि पूरा दिन से पापा को नहीं मिले होते हैं तो बहुत ही उत्सुक होते हैं, गोदी में चढ़ने की कोशिश करते हैं, बैग खींचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हमें ले लो, पर दे एंटर विद अ फोन। एग्जैक्टली, और कुछ कॉल चल रहे हैं बिल्कुल। और उसमें बच्चे पे टेंशन नहीं जा रहा है, बच्चा बुला रहा है फिर भी पेरेंट नहीं, वो फादर नहीं अटेंशन दे जी। पा रहे हैं, और कुछ कहने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हाँ 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 कर रहे हैं, पर Yeah. मतलब जिस तरह रेसिप्रोकेट करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील करता है, या ऐसा होता है कि शायद एब्सोल्युटली, पापा जो है अभी इंटरेस्टेड नहीं है। या उसे लगता है वो नॉर्मल है, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, कि दोनों दैट एक दिन वो भी वैसे ही बनेगा और उसे वो लगेगा कि वो नॉर्मल है, बिल्कुल behavior। सही है। तो एज अ फादर आई थिंक जो आप अपने बच्चे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले आपको प्रैक्टिस करना ओह है। एब्सोल्युटली, तो शायद आप अपने बच्चे में वो चीज़ें देख पाएंगे। और ये बात बहुत सही है सर कि आजकल एज अ पेरेंट हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। हम बच्चों से सिर्फ चाहते हैं पर बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है ना, वो शायद उस दौड़ में पेरेंट और बच्चों के बीच में बहुत सारे गैप बिल्टअप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से अब बच्चों को इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। Absolutely। पोस्ट कोविड इतने सारे बच्चों को काउंसलिंग की हेल्प लेनी पड़ रही है, बहुत सारी ये इतनी अच्छी सिचुएशंस नहीं है, पर Yeah। कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं कि जब तक एक्सट्रीमली कुछ खराब नहीं हो जाता तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमें उस पर रोज़ एक्ट करने की ज़रूरत है या रोज़ उस पर काम करने की ज़रूरत है। 21वीं सदी के अगर फादर्स की बात करूं मैं, तो आप भी उसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो फादर्स अब नए फादर्स बन रहे हैं या बने हैं अभी, जिनके बच्चे बहुत छोटू हैं अभी, ऐसे फादर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज फादर्स डे पर, कि किस तरह का फादर बच्चे के लिए एक सही रोल मॉडल बन सकता है? आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये है, हकीकत ये है कि हम समय को रोक नहीं सकते, एंड हम सभी एक दौड़ में लगे हुए हैं, इट्स अ रेस, बट उस दौड़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम उसको कंट्रोल करें, और हर एक की ख्वाहिशें होती हैं खुद की, बट यू हैव टू लिव दोज ड्रीम्स, यू हैव टू लिव आउट दोज ड्रीम्स। सो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, enjoy this time with your children as they're growing up, because जैसे इमारत होती है ना, ये इमारत की नींव है, और अगर इस नींव को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो आपकी इमारत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये आपके हाथों में है। सो मेरा एडवाइस उनको ये होगा कि enjoy this time with them, participate, make memories that you can fall back on and feel so proud of. वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने बताई अभी के एंजॉय करें इस समय को, क्योंकि और बच्चे कब बड़े हो जाएंगे ना तब पता नहीं चलता है, और फिर उस समय फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तब ऐसा एहसास होता है कि काश आप छोटे होते तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, पर जब समय था तब हमने शायद उस समय बहुत सही तरीके से एक्ट नहीं किया और वो समय हाथ से फिसल गया। बिल्कुल। और इसीलिए ये फादर्स डे पर हम सभी मिलकर आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी समय आपको मिलता है दिन में, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, दिनचर्या जो बच्चे का है, फ्रॉम मॉर्निंग ब्रश करने से लेके, नहाने से लेके, स्कूल छोड़ने तक का, स्कूल से वापस लाने का, उसके क्लासेस में पिक ड्रॉप, बहुत सारी जगहों पे मदर्स काफ़ी सारी रोल्स प्ले करती हैं, लेकिन एज अ फादर आप कहीं से भी टाइम चुरा कर अगर उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी, अगर ब्रशिंग टीथ में भी अगर आप खड़े हो सकते हैं मम्मा की जगह, या आप नहला सकते हैं अपने बच्चे को, तो वो समय चाहे 5 मिनट है लेकिन बहुत कीमती है। आप भी बहुत सारा चीज़ें अपने बच्चों के बारे में जानेंगे उस समय, और बच्चा भी काफ़ी सारी इंटरेक्शंस आपके साथ करेगा। तो वो आई थिंक एक्टिविटीज़ को लेकर हम कंपैरिजन ना करें कि हाँ हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो हमारा अच्छा बॉन्डिंग होगा, बट ये छोटी छोटी दिनचर्या की अगर आप चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी है। बेड टाइम स्टोरीज, जैसे सर ने कहा कि रीडिंग जो है ये बहुत अच्छी एक हैबिट है, लेकिन काफ़ी समय ऐसा होता है नॉर्मल सिचुएशंस में कि मदर्स किचन वाइंड अप करने में होती हैं और बच्चों को नींद आ रही होती है, पर बच्चे सोना नहीं चाहते क्योंकि मम्मा किचन से बाहर नहीं आ पा रही हैं और पापा कुछ और करने में बिजी हैं। तो वो रोल आप क्यों नहीं ले लेते? चलिए बच्चे को लेके चल के एक स्टोरी कही जाए, उसे एक फिजिकली टाइट हग देकर उसको सुलाया जाए,
आई थिंक ही विल और शी विल एंजॉय दैट बिल्कुल, टाइम। और हाँ, जहाँ आपने कहा कि सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी काफी बदलाव बाकी है। बिल्कुल। सर, कुछ मैसेज आप नहीं, देना और आरती, आई चाहेंगे? थिंक हकीकत ये भी है कि योर वाइफ, इट्स नॉट अ कंपटीशन विद हर, राइट? शी इज़ द पर्सन दैट एक्चुअली गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड विद यू, एंड सो उससे भी प्यार करना बहुत ज़रूरी है, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उस साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप compete नहीं कर रहे हो एक दूसरे से कि अच्छा तुम 4 चीज़ें कर रही हो, मैं 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट, जस्ट लव अनकंडीशनली। वेरी ट्रू, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। और शायद यही हमारे फैमिलीज में कहीं ड्रॉबैक हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। हम अक्सर गिनाते हैं, जैसे आपने कहा हाँ। कि सुबह से मैंने किया तो तुम अभी Exactly. आके तुमने क्यों नहीं किया। तो Exactly. ये आई थिंक गिनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव की तरफ नेगेटिव चली जाती हैं, बिल्कुल। और वहाँ से शुरुआत हो जाती है काफ़ी सारे बातों की, बहसों की, आर्ग्यूमेंट्स की, जो बिल्कुल। बच्चों के सामने हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए फिर भी। यस, अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फादर्स डे के दिन सर सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। आई एम श्योर मदर्स भी आप जो बैठी हैं सुन रही हैं, और सुनने के बाद कहेंगे लो सुनो, तो बोल रहे हैं फॉलो करो। लेकिन सर ने बिल्कुल वैसे मोड में नहीं कहा है, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश, और वो बात कही है जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी किताबों से जवाब याद नहीं आया है, वो जो खुद डेली रूटीन में अपना जो बॉन्ड शेयर करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चे के साथ, वही उन्होंने आपके सामने आज शेयर किया है। तो हम सभी यही इच्छा रखेंगे कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं, हर दिन आपके लिए स्पेशल हो, मेमोरेबल हो। बहुत सारा लव, जैसे सर ने कहा कि आपको एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। और आज का दिन सर, आई एम श्योर आप भी बहुत आप तो रोज़ सेलिब्रेट करते ही हैं, फादर्स डे है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल डे। पर फिर भी अगर आज के दिन आपको ये दिन हमारी जो ऑडियंस है, जो फादर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक लाइन में कुछ कहना है तो क्या कहेंगे आप? लव योर चाइल्ड लाइक टुडे इज़ द लास्ट डे, बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बेहद प्यार दो और किसी चीज़ में ना मत बोलो। Enjoy the day, have an amazing time and be a good father. थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज समय देने के Thank लिए। you so much. और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आज का दिन पक्का बहुत सारा एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, वैसे रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन आज बीइंग अ संडे और बीइंग फादर्स डे डबल सेलिब्रेशन है, तो उसे और एंजॉय करिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા, અને આ ઈર્ષ્યાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર.
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं वीएनएम टीवी और हमेशा कहती हूं कि हम ऐसी ही बातें चर्चा करेंगे जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो। आज फिर एक आपसे ही जुड़ी हुई बात आपके सामने लेकर आई हूं। वडोदरा के गार्डन्स, वडोदरा की गली गली में लगे हुए हैं कॉरपोरेशन के बेंच, जहां हम रोज बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, जब भी वक्त मिलता है। रात को भी सोसाइटी के बाहर लगे हुए हैं, गार्डन्स में लगे हुए हैं, जहां खासकर सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, हर उम्र के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। वहाँ जो बेंच लगे हुए हैं वहाँ हम आराम करते हैं, लेकिन ये बेंच हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा, जब हम बेंच पर बैठते हैं तो हमें तो काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बेंच आपके लिए हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, ये एक रिसर्च कह रहा है। और ये रिसर्च किया है वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की होम साइंस फैकल्टी की फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट ने। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने सोचा कि जब इतनी बड़ी बात और इतनी अच्छी बात जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है, वडोदरा शहर के लोगों से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना आप तक इस रिसर्च को पहुंचाया जाए। क्या है ये रिसर्च, उस पर बात होगी। मेहमानों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनसे आपसे मिलवाऊंगी। हमारे साथ है हिमानी शाह मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर सरजू पटेल, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है स्टूडेंट हया सेठ, जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है। हया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सोचेंगे कि बेंच, वीएमसी की बेंच, कॉर्पोरेशन ने जो बेंच लगाई है, क्या उस पर भी कोई रिसर्च हो सकता है? जब मैंने ये सुना तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा। मुझे तो उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन रिसर्च में जो बातें निकलकर सामने आई है आज उस पर चर्चा होगी। और सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया गया है उसे कैसे चूज किया गया, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी सरजू मैम से। मैम, ये टॉपिक बहुत अलग है, कैसे ये टॉपिक को चूज किया गया कि इस पर भी रिसर्च किया जा सकता है? मैम, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं वो एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं हम उनकी डिसर्टेशन वर्क के लिए, और वो स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाता है कि वो कौन से एरिया में इंटरेस्टेड हैं और उसी पे वो रिसर्च करते हैं। तो जो हया है वो हमारे पास लेकर आई थी कि मैम मुझे लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग पे कोई रिसर्च करनी है, क्योंकि उसको बहुत ही प्रिय था वो टॉपिक, और फर्नीचर डिज़ाइन में भी उसका काफ़ी इंटरेस्ट है। सो उसने काफ़ी गार्डन्स विजिट किए जो वीएमसी मेंटेन करता है, पर गार्डन बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है, वेल मेंटेन्ड, वेल क्लीन्ड है। सो गार्डन डिज़ाइनिंग वाला इसका नहीं हो पाया। उसके बाद इसने ये देखा कि जो बेंचेस है जहाँ पे लोग अपना जैसे सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, ज़्यादातर सैटरडे संडे बच्चे फैमिलीज़ के साथ आते हैं और बुज़ुर्ग लोग सुबह शाम टहलने आते हैं, तो काफ़ी बेंच का उपयोग करते हैं जहाँ वो आराम करते हैं। ये देखते समय एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ये स्टूडेंट ने सोचा कि मैं डिज़ाइन करूं, बेंच को पहले तो देख लूं और इवैल्यूएशन करूं कि क्या वो कंफर्टेबल है। जब इसने बैठकर देखा तो तब उसने देखा कि उसको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है, और उसकी लोअर बैक जो पोर्शन है उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था, वो अनकंफर्टेबल था और उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो बैक पोर्शन है जो बेंचेस वीएमसी ने डाली है 3-4 साल से, उन्होंने शायद एक बेंच नई रखी है, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड नहीं थी, बैक रेस्ट नहीं था, हैंड सपोर्ट नहीं था, आर्म सपोर्ट नहीं था। सो इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बेंच को ही इवैल्यूएट करूं और अपने जो इनपुट्स है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर उसमें डालूं, और फिर शायद वो हो सकता है कि जो गार्डन मेंटेन करते हैं या जो बेंचेस बनाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, उनको फीडबैक देके हम लोगों
के लिए ऐसा होगा कि कंफर्टेबल सिटिंग बना पाएंगे। सो इस चीज़ से शुरुआत हुई थी, ये टॉपिक लेकर, ये आइडिया लेकर वो हमारे पास आई, उसने डिस्कस किया और फिर हमें भी लगा कि बहुत अच्छा है कि अगर हम कुछ हेल्प कर सकें एज ए सिटीज़न, एज टीचर्स, एज रिसर्च स्टूडेंट, अगर हम वीएमसी को काम आ सकें और हम अपना फीडबैक दे सकें। तब ये शुरुआत हुई थी इस टॉपिक की और उसी से हमने सोचा कि हम इसको, ये टॉपिक अप्रूव करके इसको रिसर्च करने देते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सीधा सीधा सबसे जुड़ा हुआ है, खासकर हमारे बुजुर्ग नागरिक जो बेंच की जो हाइट है वो कम होने की वजह से जब उस पर बैठना चाहे तो हो सकता है उन्हें परेशानियां हो सकती है। रिसर्च के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई वो भी हम जानना ज़रूर चाहेंगे। हमारे साथ हिमानी शाह मैम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम, ये जो पूरा रिसर्च था, क्या आपने देखा वहाँ पर जब आप गए होंगे या हया ने देखा होगा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स सामने आई कि ये बेंच को लेकर ये दिक्कतें हैं? मैं पहले जो हमने एक मेथडोलॉजी या प्रोसेस फॉलो किया था वो थोड़ा सा बताती हूँ जी। 3 स्टेजेस फॉलो हुए हैं यहाँ पे। पहले प्रॉब्लम्स पूछे गए जो यूजर्स हैं उनको। सेकंड, हमने एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हया ने बेंच को अपने हिसाब से इवेल्युएट किया जी। ये दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे थर्ड स्टेज हुआ जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है, जो डिज़ाइंस उसने दी है जी। तो जो प्रॉब्लम्स थे, 150 रिस्पोंडेंट्स थे, 5 गार्डन्स में से 150 रिस्पोंडेंट्स से पूछा गया जो एक्चुअली बेंच को यूज़ कर रहे थे। उनको पूछा गया कि इस बेंच पे आप बैठते हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो बैक का इंक्लिनेशन अनकंफर्टेबल था, वो इनफ नहीं था, उनको सीधा लग रहा था जी। तो प्रॉब्लम्स आ रही थी बैक में। फिर आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो उसमें उठने में बैठने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था। एजेस थोड़े रफ लग रहे थे, मटेरियल जो है वो हार्ड लग रहा था, गर्म हो रहा था, जब भी सनलाइट होती है तो उसकी वजह से गर्म हो रहा था, तो उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था। और एक और प्रॉब्लम जो फेस हो रही थी वो ये है कि दूर से या गार्डन में एंटर हो रहे तो बेंच को स्पॉट करने में डिफिकल्टी हो रही थी, उसके कलर की वजह से वो बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा था। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए गए। ऑब्जर्वेशन में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स बताए गए। वैसे गार्डन बेंच का जो डायमेंशंस है, मेजरमेंट्स है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है, सीट की हाइट सही है, लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ वो सब सही है। बट ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें निगलेक्ट की गई थी तो वो ध्यान में आई। और एल्डरली ज़्यादा यूज़ करते हैं बट वो उनको पार्टिसिपेट करने में, रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। दे वर नॉट कंफर्टेबल। बिल्कुल। पर मिडिल एज वाले 150 रिस्पोंडेंट्स में से मिडिल एज वाले ज़्यादा थे जिन लोगों ने हमको रिस्पॉन्स दिया, तो उससे हमको पता चला कि ये सब प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। आप सोचिए, एक बेंच पर भी रिसर्च हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रही है, वडोदरा के नागरिकों को आ रही है, उस पर बात हुई और अब उसे सुलझाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। हया शेठ भी हमारे साथ है जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है। हया, सबसे पहले तो ये टॉपिक जो आपने चुना और उस पर जब काम करना शुरू किया, क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से पूरा ये रिसर्च वर्क आपने कंप्लीट किया? पहले तो जो प्रॉब्लम्स मुझे पूछनी थी 150 यूजर्स से, तो बहुत डिफिकल्टी आ रही थी क्योंकि बहुत लोगों को अभी फ्रॉड और ये सब इतना चल रहा है। बिल्कुल, कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता है एक्चुअली। जल्दी बात नहीं। और एल्डरली के लिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। मोस्टली वो लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं, मतलब बेंच एज एन जनरल, तो फिर वो लोग ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। बहुत लोग थे जिनने किया था, लेकिन मोस्टली बीच, मतलब जो रेगुलर एज वाले थे 32 अराउंड, तो उन्होंने ज़्यादा किया, एल्डरली वाले ने नहीं किया। अच्छा। तो फिर उनसे बात करके उनसे प्रॉब्लम पूछने में ही मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर डिज़ाइनिंग के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो मेरा खुद का ही था। जी। तो वो जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉर्ट आउट करते हुए क्या डिज़ाइन आपने तैयार किया है कि ऐसा होना चाहिए? मैंने 3 डिज़ाइन डेवलप की है, जिसमें पहली जो बेसिक थी, जो मतलब VMC वाले के पास हम जाके बात कर सकते हैं, उसमें उसमें मैंने जो बैकरेस्ट थी उसका इंक्लिनेशन बराबर किया। और जो सीट गर्म हो रही थी बैठने पे, उस पर मैंने टेराजो यूज़ किया है कि वो गर्म होगी लेकिन कुछ टाइम के बाद ठंडी जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो
मटेरियल था अभी। जी। और कलर में मैंने टीन विलाइट ब्लू यूज किया है, जो लाइक दूर से भी स्पॉट कर सकते हैं और कहीं कोई भी कलर के साथ मर्ज नहीं होगा। और एस्थेटिक पर्पस के लिए जैसे हमारे वडोदरा की है तो मैंने स्काईलाइन यूज की है, लाइक फेमस प्लेसेस की स्काईलाइन यूज की है। और सेकंड जो मेरी थी वो कंफर्टेबल थी, जिसमें मैंने हैंड रेस्ट प्रोवाइड किया। बैक में मैंने एक बम्प दिया है जो अपने लाइक स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से पूरा सेट होता है वैसा। और नीचे जो लेग्स थे वो थोड़ा एनिमल फ्रेंडली दिए कि लाइक बारिश है कुछ है तो उनको थोड़ा शेल्टर जैसा मिल सके रहने के। और उसमें मैंने वाली आर्ट किया है क्योंकि वो मोस्टली महाराष्ट्र का है, लेकिन गुजरात में भी बहुत यूज होता है लाइक साड़ियों में और उसमें तो बहुत फेमस है, तो फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया है। और थर्ड मेरी इनोवेटिव थी जिसमें कंफर्ट के साथ मैंने सोलर पैनल इंस्टॉल की थी, जिसमें लाइक प्लग पॉइंट दिया था, यूएसबी दिया था। जैसे हम यूथ है, हम यूजुअली कैफेज जाके बैठ के काम करेंगे, लेकिन अगर वो बेंच बाहर होगी तो फिर प्लग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट ये चाहिए मोबाइल। हाँ, तो अगर कोई बाहर से भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो एक बेंच हो जो उनको प्रोवाइड कर सके लाइक हाँ बैठ के, या फिर खाना कुछ गर्म करना हो कुछ भी और बाहर बैठ के काम करना। और उस सोलर बेंच में मैंने लाइट भी प्रोवाइड की थी, लाइक 6 बजे के बाद भी रात को लोग ट्रैवल मतलब गार्डन में विजिट करते हैं। वैसे होती है स्ट्रीट लाइट, लेकिन अगर मैं नॉवेल या कुछ लेके पढ़ने जा रही हूँ तो लाइक मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ वहाँ पे कंफर्टेबल, मेरे आई को स्ट्रेस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, सुनने में भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में जब भारत चल रहा है तो क्यों वो सालों पुराने बांकड़े जो हमने हर गली नुक्कड़ पे लगा दिए हैं उसी पर बैठे, क्यों ना उसमें कुछ इनोवेशन लाया जाए। और यही कोशिश यूथ मिलकर कर रहा है। हया ने एक बहुत अच्छा डिजाइन तैयार किया है और अगर कॉर्पोरेशन इस पर मिलकर काम करता है तो जरूर कुछ अच्छी बेंचेस वडोदरा शहर को आने वाले फ्यूचर में मिल सकती है। मैम सरजू मैम के पास वापस लौटूंगी। मैम बेंच आपने रिसर्च कर लिया, दिक्कतें भी आ गई, डिजाइन भी तैयार कर लिया, अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि डिजाइन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? मैम पहले तो जो हम सोच रहे हैं कि जो 3 डिज़ाइन बने हैं वो तीनों डिज़ाइन हम वीएमसी के पास लेकर जाएं और जो भी दिक्कतें जो यूज़र थे उनको आ रही थी वो उनके सामने रखें, उनके समक्ष रखें। और क्योंकि इतने लॉट में बनाते हैं वीएमसी जो बेंचेस है, तो जो नया वाला लॉट बनाएं उसमें हमारे कुछ फीडबैक वो उपयोग में ले सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। प्लस हमने 3 जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो यूज़र फ्रेंडली है, तो लोगों को आरामदायक सिटिंग मिलेगी, ज़्यादा देर तक बैठेंगे। आजकल के जो यूथ है वो कैफ़ेज़ में घूमना पसंद करते हैं, तो हम सोच रहे हैं शायद अच्छे डिज़ाइन दे दें, और ख़ास करके वो सोलार वाला जिसमें उनका फेवरेट चीज़ मिल जाती है उनको, चार्जर। तो वो लोग इस तरह से, इस बहाने से ग्रीनरी में बैठेंगे, ऑक्सीजन अच्छा मिल पाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं कि अब हम हमारे डिज़ाइंस को पेटेंट की तरफ ले जाएँ। सो पेटेंट का हमारा नेक्स्ट प्लान है मैम। बहुत अच्छी बात है कि यूथ को भी हम कहीं ना कहीं प्रकृति से, पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। मैम आपको कितनी ज़रूरत लगती है कि ये जो नए डिज़ाइंस है वो वडोदरा शहर को मिलने चाहिए, क्योंकि वडोदरा हमेशा ही इको फ्रेंडली रहा है, पर्यावरण प्रेमी रहा है और हमेशा कंफर्ट देने की कोशिश कॉरपोरेशन भी करता रहा है, तो कितनी ज़रूरत लगती है आपको कि हम इस तरीके के कुछ नए बेंचेस को हमारे शहर में लगाएं? जैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, वीएमसी इज डूइंग देयर पार्ट, बट एज सिटीजन्स और एज रिसर्चर्स एंड एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमारी भी जवाबदारी है कि हम स्टडी करें, जो रखा है, जो मिसिंग है वो आइडेंटिफाई करें, क्या मिसिंग फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करें और नया बना के कुछ दे। लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे भी अब ये एक फ्री फैसिलिटी है, होनी चाहिए, पर हम इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सोलर पैनल्स अच्छा चॉइस है उसके लिए। और अगर ये इनोवेटिव पार्क बेंचेस अगर आते हैं तो हम यूथ को और यंगस्टर्स को हम बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे ग्रीनरी की तरफ। बड़ौदा को इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑल्दो आवर सिटी इज़ वेरी ग्रीन, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके की जब नई चीज़ मिलेगी तो अपने आप वडोदरा शहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, पार्क्स में जाएंगे, गार्डन्स में जाएंगे और ओवरऑल
पर्यावरण को फायदा होगा, साथ ही साथ हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा। हाया, आपसे आखिरी सवाल, जो रिसर्च आपने किया है बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है, क्या फ्यूचर देखती हैं इसका? क्या क्या करना चाहती हैं कि वडोदरा में जो ये मेरे डिजाइन्स हैं वो लगे तो कितनी खुशी महसूस होगी? लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से था कि मैं कोई फर्नीचर बनाऊं जो लाइक फेमस हो या फिर कोई मदद हो सके। तो फिर वडोदरा को कितनी ज़रूरत है आपके रिसर्च की और आपके डिजाइन्स की? एक्चुअली अगर एल्डरली के हिसाब से देखा जाए तो उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको बैक पेन और वो सब का रहता है, नी पेन और बैठने पे लाइक रफ एजेस और वो सब। तो मेरी डिज़ाइन लगेंगी तो उनको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, वो थोड़े कंफर्टेबली बैठ पाएंगे थोड़े ज़्यादा टाइम तक, लाइक वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कंफर्टेबली बैठ के। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है और वीएनएम के ज़रिए कॉरपोरेशन तक हम तो ज़रूर ये बात पहुंचाएंगे ही, वो लोग भी कॉरपोरेशन तक जाने की बात कर रहे हैं। मैं आशा रखती हूं कि वडोदरा शहर को जल्द से जल्द ये गिफ्ट मिल जानी चाहिए, क्योंकि वडोदरा हमेशा नई चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर एक बार कहूंगी, वीएनएम के साथ इसलिए जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें अगर एक व्यक्ति से दूसरे से पहुंचेगी, दूसरे तक तीसरे तक पहुंचेगी, बात निकलेगी तब दूर तक जाएगी। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।